नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच। और आज शुरुआत करते हैं 5 का पंच की इन 5 बड़ी खबरों के साथ जो आ रही हैं अब आपके स्क्रीन पर। और इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मिले बम्पर निवेश से, और इसीलिए हमने इसका नाम दिया निवेश का बम्पर प्रवेश। 30,77,000 करोड़ का ये निवेश है। इस निवेश में भारत की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस निवेश में भारत की बड़ी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। जी हाँ, निजी भी है, सरकारी भी है, लेकिन इस निवेश का फायदा तकरीबन 22 लाख के लगभग या इससे भी ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार के तौर पर। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कई बड़े नए उद्यम भी सामने आएंगे और भविष्य को लेकर भी कई नए उद्यम लगाए जाएंगे, जिसमें ईवी सेक्टर शामिल है, सेमीकंडक्टर शामिल है, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। और अब आज की सौगातों के बारे में बता देते हैं। उज्जैन को सिंहस्थ से पहले हाईटेक सिटी का तमगा मिल रहा है। मतलब ये तमगा क्या है, पहले इसको समझिए। इसमें शामिल है उज्जैन को मिलने वाला 750 करोड़ की लागत से एक भव्य और शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अब इस एयरपोर्ट से उज्जैन हाईटेक हो जाएगा। किस तरह से ये भी समझ लीजिए। देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उद्योगपति हैं, कई बार कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों के ये सवाल रहते थे कि उज्जैन आने में समय बहुत लग जाता है, क्योंकि उन्हें फ्लाइट के लिए या तो इंदौर का रुख करना पड़ता है या भोपाल का। तो अब एक शानदार एयरपोर्ट की सौगात उज्जैन को मिलने जा रही है। इसकी लागत 750 करोड़ होगी और इसकी घोषणा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने GIS में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में की है। उज्जैन में ही एक बढ़िया और शानदार धार्मिक सिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें महामंडलेश्वर साधु संत शंकराचार्य अपने लिए बाकायदा वहां पर गौशाला का निर्माण करवा सकते हैं, स्कूल का निर्माण करवा सकते हैं, अस्पताल का निर्माण करवा सकते हैं और इसके साथ ही साथ और भी कई अन्य निर्माण होंगे। तो इसकी भी जानकारी आपको देंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी सौगात की, जो विश्व महिला दिवस से पहले सरकार कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को देने जा रही है। प्रदेश में कुल 6 हॉस्टल का निर्माण होगा। ये महिला हॉस्टल होंगे और इसकी अगर हम संख्या की बात करें तो 2 बिलासपुर में ये हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा रायपुर और नवा रायपुर दोनों जगह पर ये हॉस्टल बनाए जाएंगे। दोनों बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फायदा कामकाजी महिलाओं के लिए होगा। ईडी पर आर पार। छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले की आंच लगातार जारी। अब ये आंच पहुंच रही है कांग्रेस के नेताओं तक। बीते दिनों हमने देखा था राजीव भवन में जिस प्रकार से ईडी की टीम पहुंची थी, उससे पहले एजाज ढेबर को बुलाया गया था। उससे भी पहले आ जाइए तो कवासी लखमा जो जेल में बंद है, कवासी लखमा से पूछताछ हुई थी। तो यानी कि लगातार आबकारी घोटाले की जद में फिलहाल कांग्रेस फंसी हुई है। और आज महाशिवरात्रि है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पवित्र पावन नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में सपत्नीक इस विशेष पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए। सपत्नीक भगवान महाकाल का दुग्धाभिषेक किया उन्होंने और इसके साथ ही साथ प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ बम्पर निवेश के साथ GIS का समापन हुआ। 30,77,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ा निवेश है और इस निवेश से आकलन ये है कि 22 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ये संख्या बहुत अच्छी है। निवेश की संख्या भी अच्छी है। ये निवेश किस प्रकार से मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा निवेश और ये जो फैक्टर है
जैसे हम डिकोड करते हैं 30,77,000 करोड़। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 3 विदेशी दौरे से प्राप्त हुआ कुल जोड़ है, जिसे हम आपको ग्रैंड टोटल के तौर पर दिखा रहे हैं। भोपाल में 500 करोड़ का निवेश जर्मन की कंपनी करेगी। जर्मनी दौरे पर थे मुख्यमंत्री, तो ये उसका एक एडवांटेज मिला। एयरपोर्ट मेंटेनेंस का सेटअप ये कंपनी लगाएगी। दुबई का ओजोन ग्रुप एमपी टूरिज्म में, एमपी अजब है, सबसे गजब है एमपी टूरिज्म। नॉर्वे सोलर एनर्जी में निवेश करेगा, यानी कि भविष्य की ऊर्जा, रेन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा का वो स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज राठौर लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये बड़ा डेटा 30,77,000 करोड़, कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस डेटा को बता रहे थे प्रदेशवासियों को, और अमित शाह भी बताकर गए, और यह भी कहा कि ये अब तक का सबसे बम्पर निवेश है जो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि निवेश के प्रस्ताव तो मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं, जिसका डाटा कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को बताया था। इस डाटा को यदि देखें तो हर सेक्टर में मध्य प्रदेश को निवेश मिला है और मध्य प्रदेश के कोने कोने पर कहीं ना कहीं विकास को गति मिलेगी। 21 लाख से ज़्यादा युवाओं को इस निवेश से रोजगार का आकलन भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को बताई कि किस तरीके से वो निवेश को लेके मॉनिटरिंग करेंगे, यानी विभागीय स्तर पे, जिला स्तर पे, मुख्य सचिव के स्तर पे और खुद वो अपने स्तर पे जो है इस निवेश के प्रस्ताव की, एमओयू की मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि जो निवेश है वो ज़मीनी स्तर पे उतर सके। क्योंकि कई तरीके के सवाल भी निवेश के प्रस्ताव को लेके तब खड़े होते हैं जब निवेशक जो है मध्य प्रदेश में निवेश नहीं करते और कई तरीके की बातें सामने आती। यही कारण है कि अब जो है पर डे, सप्ताह में एक बार और मंथली जो है वो रिव्यू किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि निवेशकों ने प्रस्ताव तो दिए हैं, लेकिन निवेशकों को कहाँ दिक्कत आ रही है और उन्होंने अपने निवेश की प्रक्रिया को ज़मीनी स्तर पे कहाँ तक पहुँचाया और सरकार उनकी किन किन सेक्टर में मदद कर सकती, कहाँ कहाँ उनकी मदद कर सकती। जिला स्तर की मदद होगी तो जिला स्तर पे की जाएगी, और राज्य स्तर की विभागीय कुछ मदद होगी मंत्रालय से तो वो भी की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो सिस्टम बनाने की कोशिश की है वो निवेश के आने के बाद जो अगला कदम है वो सरकार का यही है, ताकि जल्द से जल्द जो निवेश है वो ज़मीनी स्तर पे दिखे, उद्योगों के माध्यम से दिखे, स्टार्टअप के माध्यम से दिखे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से दिखे, सोलर पैनल के माध्यम से दिखे, सौर ऊर्जा के माध्यम से दिखे, रेन्यूअल में दिखे, पर्यटन में दिखे, माइनिंग में दिखे। ये तमाम जो सेक्टर हैं जहाँ पे अपार संभावना है, अनंत संभावनाओं का मध्य प्रदेश है, जो इस थीम पर जो है GIS रखा गया था। तो अब ये कोशिश है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसको लेके जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसके दूरगामी जो परिणाम है वो भी देखने को मिलेंगे। कई क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप होंगे और मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार तो मिलेगी, साथ ही युवाओं को आने वाले समय में रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और ये पूरी कवायद इसी बात के लिए है कि मध्य प्रदेश के युवा को प्रदेश में कैसे रोजगार दिया जा सके। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंहस्थ से पहले उज्जैन को एक नहीं बल्कि 2 बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि सिंहस्थ का भव्य आयोजन होगा। जाहिर सी बात है उज्जैन में ज्यादा लोगों का जमावड़ा लगेगा, और प्रयागराज का महाकुंभ इस बात की ताकीद भी करता है। अब देखिए 2 बड़ी सौगात आपको बता देते हैं। हाईटेक सिटी उज्जैन ने इसलिए इसे बताया क्योंकि 750 करोड़ की लागत से उज्जैन को एक शानदार एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। बिल्कुल वैसा एयरपोर्ट होगा जैसा आप भोपाल में, इंदौर में देखते हैं। एक नया एयरपोर्ट बनेगा, और इसकी घोषणा खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने GIS में की है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में की है। इसके साथ ही साथ उज्जैन में एक और बड़ी सौगात के तौर पर सिंहस्थ से पहले ही साधु संतों के लिए, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, इनके लिए एक सिटी बसाई जा रही है। इसे धार्मिक सिटी का नाम दिया जा रहा है। अब 3300 हेक्टेयर जमीन पर यह धार्मिक सिटी बनेगी, यानी कि आप इसका क्षेत्रफल का अंदाज लगाइए। 3300
हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल होगा, जिसमें साधु संतों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्य के लिए सिटी होगी और वहां पर वे गौशाला का निर्माण, मठ का निर्माण, आश्रम का निर्माण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज का भी निर्माण करवा सकते हैं। तो ये दो प्रमुख और बड़ी सौगात उज्जैन को मिलने जा रही है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से अगर हम सिंहस्थ को देखें तो। और भोपाल से हमारे साथ मनोज राठौर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, दो बड़ी बातें, एक तो एयरपोर्ट 750 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट मिला है, यह भी एक अच्छा और शानदार एयरपोर्ट होगा, और दूसरी बात यह कि साधु संतों के लिए एक धार्मिक सिटी डेवलप की जाएगी, वो भी 3300 हेक्टेयर के क्षेत्र में, बड़ा एरिया। जी बिल्कुल, क्योंकि फिल्म सेक्टर में, धार्मिक सेक्टर में और पर्यटन सेक्टर में भी निवेश की संभावना है। यही कारण है कि इस सेक्टर में भी मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के दौरान जो है वो निवेश के कई प्रस्ताव मिले हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि इस सेक्टर में भी जो है मध्य प्रदेश आगे बढ़े। यही कारण है कि जबलपुर से लेकर तमाम जगहों पर फिल्म सिटी जो है बनाई जा रही है। और यदि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या बड़े शहरों की बात की जाए तो वहां पर भी तेजी से इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटी जगहों पर भी तेजी से विकास किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर में निवेश हो सके। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में महाकाल की नगरी है और ऐसे में वहां पर सिंगस के आयोजन को लेकर सरकार की तैयारियां काफ़ी तेज है। प्रयागराज की जो महाकुंभ है उसकी तर्ज पे वहां की तमाम चीज़ों को यहाँ पर लागू करने के लिए टीमें भेजी गई थी, वो टीमें लगातार अध्ययन कर रही है। तो कोशिश है कि जो सिंगस्त होगा 2028 में वो भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। यही कारण है कि इसी दिशा में जो है मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। एयरपोर्ट का ऐलान केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरी यानी धार्मिक सिटी बनाने का ऐलान किया। हालांकि वो एक क्षेत्र तक सीमित होगी, क्योंकि उज्जैन वैसे ही धार्मिक नगरी में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लिए जानी जाती है, लेकिन उसको डेवलप इस तरीके से किया जाएगा जो कि स्थायी रूप से होगा। कॉलेज होगा, उसमें अस्पताल होगा और वो धार्मिक सिटी कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर उसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा ताकि वहाँ पर आने वाले समय में आयोजन तो हो, साथ में महामंडलेश्वर, पुजारियों, तमाम धार्मिक और धर्मगुरुओं को वहाँ पर स्थान मिल सके और आने वाले समय में फिल्म के दृष्टिकोण से भी वहाँ पर शूटिंग हो सके। तो हर सेक्टर का ध्यान रखते हुए ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने GIS में एक समिट के दौरान किया। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व महिला दिवस से पहले साय सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए, खासतौर से कामकाजी महिलाओं के लिए और वर्किंग वुमन के लिए बड़ी सौगात दी है। 6 वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल का निर्माण कराने जा रही है साय सरकार, और इसके लिए केंद्र से 200 करोड़ से ज़्यादा की अनुमति भी मिल गई है, यानी कि इसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया है। अब इससे फ़ायदा किन्हें मिलेगा ये भी समझ लीजिए। वे महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं रायपुर में और बिलासपुर में रहती, क्योंकि ये रायपुर और बिलासपुर में इसका निर्माण होगा, फिर सरकार इसे अपने प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा होगा वो रायपुर और बिलासपुर में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को होगा। कुल 6 महिला छात्रावास का निर्माण होगा। रायपुर में 3, बिलासपुर में 2 और नवा रायपुर माने नया रायपुर में 1 महिला छात्रावास। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 202 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। तो विश्व महिला दिवस से पहले ये साय सरकार की बड़ी सौगात वर्किंग वुमन को, यानी कि कामकाजी महिलाओं को मिलने जा रही है। और चलिए अब सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अविनाश, विश्व महिला दिवस से पहले ये 6 महिला हॉस्टल की सौगात, खासतौर से जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, इनके सामने चुनौतियां ज्यादा रहती है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संबल प्रदान करने वाली सौगात है ये।
बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ से भी अधिक राशि के जो है हॉस्टल जो है वो बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि ऐसे हॉस्टल से जो कामकाजी महिलाएं हैं जो दूर दराज से आकर अपने आजीविका के लिए या अपने नौकरी के लिए यहाँ पर जो रहते हैं, उन महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा होना कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था है। सरकार की एक अच्छी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो है प्रदेश में 6 बड़े हॉस्टल बनने जा रहे हैं, जिसमें से करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने, और इस हॉस्टल से प्रत्येक हॉस्टल में लगभग 250 बेड की व्यवस्था होगी, यानी 250 महिलाएं, कामकाजी महिलाएं वहां पर अपना उनके रहने की व्यवस्था होगी। और इस व्यवस्था से जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उन्हें काफ़ी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शहरों में जो महिलाएं जो होती हैं, उनके जो रेंट पर, जिस रेंट पर, किराए के मकान पर जब वो रहती हैं या किसी दूसरे पेइंग गेस्ट पर वो रहती हैं, तो ऐसे में वहां पर उनका खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है और तनख्वाह के हिसाब से, शहरी खर्चों के हिसाब से उनके पास कुछ बच नहीं पाता है। ऐसे में रहने की व्यवस्था यदि सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फायदा जो है महिलाओं को मिलेगा, जो वर्किंग वुमेन है उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात है सरकार की ओर से कि महिलाओं को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में कई तरह के बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का उत्थान सरकार करते हुए नजर आ रही है, उन्हें आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही, ताकि महिला भी जो है वो काम काजों में ज़्यादा आगे आएँ। खर्च की चिंता जो होती है सबसे ज़्यादा कि तनख्वाह कम होते हैं, खर्च ज़्यादा होते हैं, रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सुरक्षित रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कहीं आने जाने में काफ़ी समस्याएँ होती हैं। और ऐसे में वर्किंग वुमेन के लिए जो ये हॉस्टल जो बनाया जा रहा है, उससे वो सुरक्षित भी उस स्थान पर रहेंगी, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी, खाने पीने के लिए मेस की व्यवस्था रहेगी। तो इस प्रकार से इस योजना का एक बड़ा लाभ जो है वर्किंग वुमेन्स को मिलने वाला है। जी, आपने सही कहा कि इस योजना का जो लाभ है वो वर्किंग वुमेन्स को मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक सियासी खबर से, जो कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। खबर है आबकारी घोटाला मामले से जुड़ी हुई। आपको याद होगा बीते दिनों राजीव भवन में ईडी की रेड भी पड़ी थी और कई घंटे तक ईडी की रेड जारी थी। ईडी पर आर पार क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर दीपक बैज जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहब ये कह रहे हैं कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, ईडी सेंट्रल एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो अपने साक्ष्य के आधार पर, जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। लेकिन दीपक बैज कह रहे हैं कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। अब आप वार पलटवार भी सुन लीजिए और फिर आपको इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी बताते हैं। ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। और अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है। पर कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। और रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी अविनाश, अब क्या कहेंगे? ये तो मतलब एकदम पक्ष विपक्ष का खेल कहीं तो नहीं हो गया है भाई। सेंट्रल एजेंसी को अगर शराब घोटाला मामले की कोई जानकारी है और जब तक वो पूर्ववर्ती सरकार के जुड़े हुए सदस्यों को क्लीन चिट नहीं दे देती है, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। अब लपेटे में लगातार वही लोग आ रहे हैं जो पहले नाम थे। कोई ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली ऐसा नाम आ गया हो कि भाई इनका तो शराब घोटाले से क्या लेना था, क्योंकि आबकारी मंत्री, तत्कालीन आबकारी मंत्री को पकड़ा गया है, अनवर ढेबर के भाई पूर्व महापौर एजाज ढेबर को पकड़ा गया है। यानी वही नाम है जो चिर परिचित थे आबकारी घोटाला मामले में, जिसको बीजेपी ने बहुत
प्रमुखता के साथ उठाया था। देखिए, शराब घोटाले मामले की अगर हम जांच की बात करें या फिर प्रदेश में ईडी की कार्रवाई की बात करें, जब जब ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें उसको लेकर विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से यही बयान आते हैं कि उन्हें राजनीतिक देशभाव तरीके के कारण जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी सेंट्रल एजेंसी का उपयोग कर रही है। लेकिन इससे पर एक बड़ी बात यह है कि जिन जिन केस में, जिन जिन मामलों पर ईडी जांच कर रही है उसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता का नाम उसमें पहले से शामिल था। उन्हीं कार्यकर्ताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, उन्हीं कारोबारियों के नाम सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। चाहे हम अनवर ढेबर की बात करें, पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं, चाहे हम अब शराब घोटाले मामले की अगर बात करेंगे तो कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री हैं, उनके बेटे हरीश लखमा कवासी लखमा के बेटे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो शराब घोटाला का मामला है ये कांग्रेस के इर्द गिर्द है और इसलिए बार बार इस तरह की कार्रवाइयों पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जो बयान सामने आए हैं, दोनों बयान बिल्कुल परे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस यह भी सवाल उठा रही है कि जो कांग्रेस भवन में ईडी की टीम पहुंची थी, कांग्रेस भवन के निर्माण को लेकर जो जानकारी मांगी गई है, इसके एवज में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जो 200 करोड़ का जो 5 स्टार के तर्ज पर जो है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बनाए हैं, इस पर ईडी जांच करेगी क्या। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के कार्यालय बनाने से कांग्रेस के भवन किस राशि से बने, इसका कोई तथ्य ही नहीं है। कांग्रेस ने जिस राशि से भवन बनाया है, जो आरोप लगे हैं, जो साक्ष्य ईडी ने मिले हैं, उसी साक्ष्य के आधार पर ईडी जांच कर रही है। लेकिन पिछले लंबे समय से चूंकि लगातार ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता तमाम कार्यकर्ता एक जो बात सामने आ रही है कि पैसे खपाने का सेंटर पॉइंट बना दिया गया था कांग्रेस कार्यालय को, इसमें अभी कितना दम नजर आ रहा है, या अभी हम ये गेंद ईडी के पाले में ही रहने दें कि ईडी ही इस पर कुछ खुलासा करे? देखिए, ये क्योंकि जांच का विषय है कि पैसा कहां से उस पैसे को खपाया जा रहा था, कैसे उसका उपयोग हो रहा था। क्योंकि तत्कालीन सरकार के समय भ्रष्टाचार हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सरकार के कुछ लोग हों, सरकार के कुछ उस समय के जो अधिकारी हों, चाहे उस समय के कारोबारी हों, उनकी संलिप्तता ना हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जांच में जो साक्ष्य सामने मिले हैं, जो कवासी लखमा को जो कमीशन की जो राशि का जो साक्ष्य मिला है, उन आधारों पर जो है जांच चल रही है। तो ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि ये किसी एक जगह से चल रहा था। लेकिन हाँ, तत्कालीन सरकार में यदि इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, उनके साक्ष्य यदि मिले हैं, उन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि ईडी के चार्जशीट में कई ऐसे नाम हैं जिनको केवल समन जारी किया गया है, कुछ समय बाद उनसे भी पूछताछ होगी। अब उसको लेकर यदि कांग्रेस कहीं कहती है कि जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, तो चार्जशीट के समय पहले ही कई ऐसे नाम है जिन पर अभी पूछताछ हुई नहीं है। बिल्कुल, हालांकि अभी लग यही रहा है अविनाश की रोजाना इसी तरह की वार पलटवार की खबरें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम खबरों पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और आज महाशिवरात्रि है, आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और सपत्नीक भगवान महाकाल की, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुखाली की, खुशहाली की, भगवान भोलेनाथ से कामना भी की और यहाँ पर मंत्र जाप भी किया। नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। और आप भस्म आरती की भी तस्वीरें देखिए, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ये बड़ी दिव्य अलौकिक खास तस्वीरें। मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लगे। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करने, दुग्ध अर्पित करने भक्त बड़ी संख्या में शिवालय पहुंचे।